फ्रेंड्स, आज मैं आपको यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का पार्ट सेकंड जो कंटिन्यू करने जा रही हूँ। जो आपका रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है वो आप उसको एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। जिसमें नेक्स्ट वैक्सीन आती है टिटनेस टॉक्सिड वैक्सीन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट वैक्सीन होती है जो क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनस से हमें प्रिवेंट करती है इन्फेक्शन से। ठीक है, ये प्योरीफाइड टिटनेस टॉक्सोइड मोनोवेलेंट वैक्सीन होती है जो 5 ml कंटेंट है। ठीक है, इसमें 5 ml में 10 डोजेज हम पर्सन को लगा सकते हैं, मतलब 10 पर्सन को लगा सकते हैं 0.5 ml ईच। इसकी इफ़ेक्टिविटी जो होती है, इफिशिएंसी जो होती है वो 100% होती है, तब 100% प्रिवेंट करता है डिजीज़ से। इसकी जो डोसेज है वो इस प्रकार है। जो चिल्ड्रन है वो 10 ईयर एंड 16 ईयर में दिया जाता है 0.5 ml इंट्रामस्कुलर अपर आर्म, जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में दिया हुआ है। और प्रेग्नेंट फीमेल्स को दिया जाता है, जो फर्स्ट प्रेगनेंसी है उनको 2 डोजेज दी जाती है। जो फर्स्ट डोज है वो जस्ट डायग्नोस होते ही फर्स्ट दिया जाता है एंड सेकेंड डोज आफ्टर 4 वीक्स, 1 मंथ के बाद सेकेंड डोज दिया जाता है। नेक्स्ट है, अगर कोई प्रेगनेंसी 3 इयर्स के अंदर है तो उसको ओनली 1 बूस्टर डोज ही दिया जाएगा। अगर 3 इयर्स से अबव है तो उनको दोनों ही डोसेज दी जाती है। नेक्स्ट है कि आप अगर कोई कॉन्ट्राडिक्शन है या कोई कुछ भी है तो उसका ध्यान आपको रखना है। बाकी कोई इसकी ऐसी हिस्ट्री नहीं है कि कोई एलर्जी है, कोई इससे रिलेटेड कोई आपको प्रिकॉशंस रखने हैं। ये बहुत सेफ़ वैक्सीन है जिसे आप यूजुअली लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्राइमरी इम्यूनाइजेशन पे टीटी वैक्सीन। जो प्राइमरी इम्यूनाइजेशन है, जैसा मैंने आपको बताया है कि आपके जो अनइम्यूनाइज जो पर्सन हैं, ठीक है, जो 6 इयर्स के बाद में जो बच्चे आते हैं उनको 2 डोजेज लगाई जाती है टीटी की 0.5 ml डीप इंट्रामस्कुलर। उसके बाद 1 मंथ बाद दूसरी डोज लगाई जाती है। ठीक है, और फिर बूस्टर डोज दी जाती है 1 साल बाद। नेक्स्ट है इसके एडवर्स इफेक्ट, कुछ जैसे पेन या रेडनेस या स्वेलिंग हो सकती है। सिस्टमिक एडवर्स इफेक्ट्स, फीवर, चिल्स एंड जनरल मलेज हो सकता है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि अगर गर्ल ने डीपीटी और टीटी दोनों डोजेज रिसीव्ड की हैं एनआईसी के अकॉर्डिंग, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग 16 ईयर्स ऑफ एज तक, अगर गर्ल प्रेग्नेंट हो गई है 20 ईयर्स की एज में, तो उसे ओनली क्या 1 डोज ही लगेगा टीटी का? तो आंसर ये होगा कि नहीं, इसमें दोनों डोज लगेंगे टीटी के, क्योंकि उसको 16 इयर्स तक लगा है दोनों डोज। अब वो 20 इयर्स में प्रेग्नेंट हुई है, मतलब 4 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं उसको टीटी डोज लगे हुए, तो उसको दोनों डोज कंप्लीटली दिए जाएंगे टीटी के। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि अगर टीटी 10 इयर्स में दिया गया है और 16 इयर्स में दिया गया है, क्या ओनली गर्ल्स के ऊपर ही एप्लीकेबल है? नो, ये दोनों के लिए अप्लाई है। ये बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए ही रूल्स अप्लाई है। ठीक है, नेक्स्ट है, क्या टीटी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही दिया जाता है? तो ये जब ये हाँ, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब ये है कि जब भी प्रेगनेंसी डायग्नोस्ड हो जाती है उसी वक्त हमें एज सून एज वेल हमें टीटी इंजेक्शन प्रोवाइड करना है। ठीक है, ये रहा टीटी से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस और किस तरह दी जाती है, कितनी डोज दी जाती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। नेक्स्ट आता है मिजल्स वैक्सीन। मिजल्स वैक्सीन एक लाइव एटेन्यूटेड फ्रीज ड्राइड वैक्सीन है। जैसे कि मैंने आपको BCG है, उसी तरीके से मिजल्स भी एक पाउडर फॉर्म में आता है। ठीक है, ये भी 5 एक वाइल जो है इस पर 5 डोज दिए जाते हैं 0.5 ml डोज के अंदर। इसे डाइल्यूट किसे किया जाता है? डिस्टिल्ड वाटर से। ये बात आप याद रखिएगा, जो BCG है, बैसिला कैलमेट ग्योरिन है, उसे नॉर्मल सलाइन से डाइल्यूट किया जाता है, जबकि मिजल्स को डिस्टिल्ड वाटर से डाइल्यूट किया जाता है। ठीक है, उसके अंदर 1 ml लिया जाता है, इसमें 2.5 ml डाइल्यूट के लिए लिया जाता है वैक्सीन्स को 5 डोसेस बनाने के लिए। ठीक है, और इसके अलावा कोई डाइल्यूट यूज़ नहीं करना है। जो मिजल्स की फर्स्ट डोज है उसे 9 मंथ में देना है सबक्यूटेनियस और राइट आर्म पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ दिया जाता है और कौन से कितने डोज दी जाती है, कौन से रूट पे दी जाती है। तो आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, जो मिजल्स वैक्सीन है वो सबक्यूटेनियस दिया जाता है और राइट आर्म पे दिया जाता है, और उसका सेकेंड डोज 16 to 24 मंथ्स के अंदर दिया जाता है। ठीक है,
ये वैक्सीन में कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं होता है, इसलिए ये बहुत इजीली कंटामिनेट हो जाता है आफ्टर रिकंस्टिट्यूशन। आफ्टर जब बना देते हैं, इसको डाइल्यूट कर देते हैं, तो इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है कि इसको कंटामिनेशन से रोक सके, ठीक है। इसीलिए इसको 3 to 4 हार्स के अंदर अगर यूज़ हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर इसमें थोड़ा सा भी वैक्सीन बच जाता है तो उसे हमें डिस्कार्ड कर देना चाहिए, क्योंकि वो कंटामिनेटेड हो सकता है। कौन कौन से ऐसे कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, मतलब ऐसे कौन से कॉन्ट्राइंडिकेशन कि उसमें उस बच्चे में हम ये वैक्सीन नहीं लगा सकते हैं। तो ऐसे कौन से बच्चे जिसमें हाई ग्रेड फीवर हो या सीवियर इलनेस हो, प्रेगनेंसी हो, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन हो, जिनकी इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी चल रही है या जिनकी इम्यूनिटी बहुत लो हो, या हिस्ट्री है एलर्जी, इससे रिलेटेड कोई वैक्सीन की हिस्ट्री है कि इससे एलर्जी हो जाती है, ठीक है, उनको हमें ये वैक्सीन नहीं लगानी है। इसके क्या क्या एडवर्स इफेक्ट है, तो लोकल रिएक्शंस, पेन, रेडनेस एंड स्वेलिंग कॉमन है, और सिस्टमिक है कि इसमें टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम TSS, ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि TSS सिंड्रोम इफेक्ट किस वैक्सीन में देखा जाता है, दैट इज मिजल्स में देखा जाता है। ये सीरियस एडवर्स इफेक्ट होता है जो कि वैक्सीन के लगने के बाद होता है, ठीक है। इसमें चाइल्ड क्या क्या सिम्टम्स प्रेजेंट करता है, बहुत हाई फीवर होता है, डायरिया एंड वॉमिटिंग होता है, और केस फैटलिटी बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में चल जाता है, और डेथ कंडीशन भी आ जाती है 2 से 3 दिन में, ठीक है। इसको रोकने के लिए हमें जो वैक्सीन से कंटामिनेशन से हमें रोकना है, ठीक है। इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मिजल्स वैक्सीन से। जो मिजल्स वैक्सीन है उसे राइट अपर आर्म में ही क्यों लगाया जाता है, तो इसका आंसर ये है कि इसकी यूनिफॉर्मिटी, समानता मेंटेन करने के लिए, ताकि कोई भी सर्वे करने जाए या सर्वे के थ्रू में वेरीफाई कर सके कि इसने वैक्सीन रिसीव की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि अगर चाइल्ड ने मिजल्स वैक्सीन 9 मंथ से पहले रिसीव कर लिए तो ये नेसेसरी है रिपीट करना बाद में, तो यस, जो मिजल्स वैक्सीन है उसको एडमिनिस्टर करना है अकॉर्डिंग टू नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग। उसको 9 to 12 मंथ कंप्लीट होने के बाद ही उसको ये वैक्सीन दी जाती है, और नेक्स्ट वैक्सीन 16 to 24 मंथ में ही दी जाती है। इसलिए जो आइडियल एज है उसी में ही मिजल्स वैक्सीन को लगाना है, और 5 ईयर्स तक इसको लगा सकते हैं अगर कोई इससे मिस हो जाए तो, ठीक है। नेक्स्ट है कि मिजल्स कैचअप कैंपेन क्या होता है, तो मिजल्स कैचअप कैंपेन एक स्पेशल कैंपेन है जो चिल्ड्रन है उनको वैक्सीनेट करने का, ताकि जो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट हैं उनको वाइड रूप से उन सभी को ये वैक्सीन अच्छे से उनको प्रोवाइड कर सके, और वो सभी तरीके से इम्यूनाइज्ड हो जाएं, ठीक है, और कोई भी बच्चा अनइम्यूनाइज ना बचे, और सारे जो भी टारगेट ग्रुप है उनको हम कम्प्लीटली मिजल्स वैक्सीन से कंप्लीट उसको कवर कर लें। इसका गोल जो होता है कैचअप कैंपेन का वो ये है कि कम्प्लीटली सारी जो पॉपुलेशन है वो इम्यूनिटी बन जाए उनके अगेंस्ट मिजल्स, ठीक है, और जो डेथ रेट है वो कम हो जाए। और ये जो कैचअप कैंपेन है इसका जो टारगेट एज ग्रुप है 100% कवर कर ले, इसलिए ये कैचअप कैंपेन मिजल्स का चलाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि क्यों सेकेंड डोज मिजल्स जो वैक्सीन है सेकेंड डोज वो क्यों नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में इंट्रोड्यूस किया गया है, तो मतलब फर्स्ट डोज से भी काम चल सकता है लेकिन सेकेंड डोज क्यों इंट्रोड्यूस करा गया है, ये क्वेश्चन है। तो सेकेंड इसका आंसर ये होता है कि जो मिजल्स है बहुत ज़्यादा हाईली इन्फेक्शियस डिजीज़ है, उसकी वजह से इलनेस और डेथ हो सकती है ड्यू टू कॉम्प्लिकेशंस की वजह से, जैसे डायरिया है, निमोनिया है, या फिर ब्रेन इन्फेक्शन। इसलिए जो 1 डोज होती है 9 मंथ में जो दी जाती है वो 85% इन्फेंट को प्रोटेक्ट करता है, इसलिए सेकेंड डोज लगाई जाती है, ताकि अगर अनप्रोटेक्टेड, अगर इम्यूनिटी कम बनी है या अनप्रोटेक्टेड हैं फर्स्ट डोज के बाद भी, तो वो सेकेंड डोज से वो कम्प्लीटली उसको 100% कवर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि अगर चाइल्ड लेट, मतलब फर्स्ट डोज के बाद लेट आता है तो क्या सेकेंड डोज हम उसको दे सकते हैं, तो इसका आंसर है कि अगर बच्चा अगर 9 मंथ के बाद अगर सेकेंड डोज के लिए लेट आता है, 16-24 मंथ्स में नहीं आ पाता है, तो हम उसको सेकेंड डोज 1 मंथ इंटरवल में देनी है, या फिर 5 ईयर्स ऑफ एज तक हम उसको दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर चाइल्ड ने 1 डोज मिजल्स वैक्सीन की SIA
ठीक है, कि कंपेन के अकॉर्डिंग रिसीव कर लिया है। ठीक है, शुड इट रिसीव द रूटीन डोज ऑफ मिसल्स वैक्सीन, मतलब इसके बाद उसको रूटीन डोज लेना है। तो यस, द चाइल्ड को कम्प्लीटली रूटीन डोज जो मिसल्स की वैक्सीन है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग वो कम्प्लीटली उसको रिसीव लेना है, रिसीव करना ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई, मतलब क्यों जो मैन्युफैक्चर ने बनाया है जो डाइल्यूट प्रोडक्ट, उसको जो अमाउंट ऑफ वैक्सीन है उससे ज़्यादा क्यों लिया जाता है, क्यों उसको मतलब इतना डाइल्यूट जितना होता है उससे ज़्यादा वैक्सीन में क्यों लिया जाता है। तो इसका आंसर ये है कि जो मैन्युफैक्चर ने बनाया है मोर क्वांटिटी जो डाइल्यूट की बनाई, मतलब जो डाइल्यूट होता है उसकी थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा क्यों रखी है। तो उन्होंने ये बताया है, आंसर ये बताया है कि टोटल 5 डोसेज दी जाती है मिजल्स की। ठीक है, हमें 2.5 ml डाइल्यूट मिक्स करना होता है तब जाके वो 10 डोसेज बनती है। ठीक है, और मतलब उसमें एक्स्ट्रा डाइल्यूट इसलिए दिया गया है क्योंकि जो अनअवॉइडेबल वैक्सीन है वो वेस्टेज ना हो, क्योंकि जो सिरिंज होती है उसमें हब होता है, वो डेड स्पेस होता है, वहाँ पर वैक्सीन कुछ रुक जाती है, उसको प्रिवेंट करने के लिए, और कुछ वैक्सीन्स इनर वॉल पे चिपक जाती है, स्टिकिंग हो जाती है, उसको प्रिवेंट करने के लिए, और कुछ जो एंटायर अमाउंट ऑफ वैक्सीन्स वायल के थ्रू लेते हैं, जो एंटायर अमाउंट डाइल्यूट के थ्रू, तो कुछ क्या होता है वैक्सीन्स क्या होती है वहाँ पर लग जाती है वायल में, तो उसको कम करने के लिए और हम अच्छे से उसको अच्छे से उस वायल को प्रॉपर तरीके से डोज बच्चों को मिल जाए, इस वजह से वो डाइल्यूट एक्स्ट्रा अमाउंट में मैन्युफैक्चरर के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका मिजल्स वैक्सीन्स कंप्लीट। नेक्स्ट होता है पोलियो माइलेटिस वैक्सीन्स। पोलियो माइलेटिस वैक्सीन्स बायोवेलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन होता है जिसे हम OPV कहते हैं। ठीक है, ये एक लाइव वायरल वैक्सीन होता है जिसके टाइप्स है 1 और 3 पोलियो वायरस। ठीक है, चाइनीज स्ट्रेन के थ्रू बना हुआ है। ठीक है, ये जो है वैक्सीन है इसके अंदर 2 ml होता है और हम 20 डोज मतलब 20 बच्चों को हम इसको दे सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ वेरिएशंस pH या कलर में चेंज आ जाए, येलो टू पिंक कलर चेंज आ जाए, तो एक VVM वैक्सीन वायल मॉनिटर होता है जिसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये सभी बच्चों को 2 ड्रॉप्स देना है ओरली, जो अकॉर्डिंग टू शेड्यूल है, तुरंत जो बर्थ डोज है इंस्टीट्यूशन डिलीवरी के अंदर तब देना है। इसके अलावा 6 वीक, 10 वीक, 14 वीक्स में देना है, और 1 बूस्टर डोज 16 to 24 मंथ में देना है ओरली। ठीक है, और इससे हमें ध्यान रखना है कि जो भी हम डोज दे रहे हैं वो कंटामिनेट ना हो बच्चे के सलाइवा से, जो ड्रॉपर है वो। ठीक है, जो वैक्सीन्स हैं उसको हमें ध्यान रखना है, जो ओपन वायर पॉलिसी उसके अंदर हम इसको जो जो रूल्स फॉलो करने हैं वो ध्यान रखना है। ठीक है, और इसको कम्प्लीटली जो डोज दी गई है उसे कंप्लीट फुलफिल करना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल हमें कम्प्लीटली जो सप्लीमेंट्री इम्यूनाइजेशन एक्टिविटी है उसके अकॉर्डिंग 0 to 5 ईयर के जो बच्चे हैं उनको कम्प्लीटली पोलियो वायरस से प्रिवेंट करने के लिए हमें कंटिन्यू जो कैंपेन है वो फॉलो करना है। क्या क्या इसके एडवर्स इफेक्ट होते हैं? मेनली इसके कोई एडवर्स इफेक्ट दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन कुछ रेयरली एडवर्स इफेक्ट भी होते हैं। ठीक है, जिन्हें हमें तुरंत नोटिस करना है। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई प्राइमरी इम्यूनो डिफिशिएंसी डिजीज़ है या इम्यूनो रिस्पॉन्स कम है या कोई ल्यूकेमिया लिम्फोमा है, तो इनको क्या है, इनके प्रति वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड, इन लोगों को हमें वैक्सीन नहीं देनी है जब तक डॉक्टर को एडवाइस ना हो। नेक्स्ट है, एक तो हो गया OPV जो कि ओरली दिया जाता है, एक होता है इनएक्टिवेटेड सॉक पोलियो वैक्सीन। ये किल्ड वायरल वैक्सीन है जो कि 3 स्ट्रेन से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, ये NIS के अकॉर्डिंग, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग एक डोज इसको 14 वीक्स में दिया जाता है। जब हम 3rd डोज OPV की दी जाती है तब ये दे सकते हैं। ठीक है, ये कहीं स्टेट्स में ही चालू है मतलब इसका। ठीक है, और इसके अलावा इसके 4 डोसेज दी जाती हैं। 3 डोसेज जो होती हैं 6 वीक 4 to 8 वीक्स के इंटरवल के अंदर दी जाती है, उसके बाद बूस्टर डोज दिया जाता है 6 to 12 मंथ्स के अंदर। ठीक है, ये वैक्सीन्स उन लोगों को नहीं दी जाती ये वैक्सीन्स उन लोगों को दी जा सकती है जिनकी इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर हो। ठीक है, उन लोगों को ये वैक्सीन्स प्रोवाइड की जा सकती हैं। इससे रिलेटेड क्या क्या फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन किए जाते हैं कि बच्चे को
कोई भी एज में हम OPV दे सकते हैं, तो इसका आंसर है कि 5 ईयर्स तक भी एज तक हम OPV ओरल पोलियो वैक्सीन हम प्रोवाइड कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या OPV को विटामिन A के साथ और DPT बूस्टर डोज के साथ दे सकते हैं? तो इसका आंसर है येस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या हम वैक्सीन को जो इन्फेंट है वो वैक्सीन को जो ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं? तो उसका आंसर है येस। नेक्स्ट है, पोलियो रेडिकेशन प्रोग्राम इन इंडिया। जो पोलियो रेडिकेशन प्रोग्राम है इंडिया का, वो क्या है? तो वो प्रोग्राम इसके अकॉर्डिंग ये है कि जो कंटिन्यू 2009 से इंडिया में कम्प्लीटली टोटल जो नंबर है पोलियो केसेस के, ठीक है, वो 2 लाख थे और धीरे धीरे ये कम होते गए। ठीक है, 1978 में ये बहुत ज़्यादा थे और धीरे 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 ये कम होते गए। ठीक है, ऑन 25 फरवरी 2012 WHO के अकॉर्डिंग रिमूव हो चुका है ग्लोबल से पोलियो एंडेमिक, मतलब इंडिया में कम्प्लीटली पोलियो को हटा दिया गया है। ठीक है, बिल्कुल ही। उसके बाद जो कम्प्लीटली देखा गया है कि जो पोलियो राउंड चल रहे हैं अंडर पोलियो कैंपेन के द्वारा, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने WHO और यूनिसेफ के द्वारा जो एक कैंपेन चलाया है, टीम बनाई है, उसके अकॉर्डिंग ये कैंपेन को कंप्लीट फॉलो किया जा रहा है और उसके थ्रू पोलियो वायरस को इरेडिकेट किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन एक DNA वैक्सीन होती है जिसमें मोनोवैलेंट वैक्सीन और पेंटावैलेंट वैक्सीन होती है। ठीक है, ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इसमें एडजुवेंट होता है, मतलब एडिटिव्स होते हैं। इसमें जो पीडियाट्रिक डोज होती है वो 10 साल तक दी जा सकती है और 0.5 ml इसका डोज होता है। जो अंडर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसके अकॉर्डिंग जो 1 डोज है उसको जब इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी तब दी जाती है। इसके अलावा 6 वीक, 10 वीक एंड 14 वीक में ये DPT के साथ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन दी जाती है। इसका रूट जो होता है वो इंट्रामस्कुलर होता है, एंट्रियोलैटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाइग, जो थाइग है उसके लैटरल एस्पेक्ट पे ये दी जाती है। इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन ये है कि अगर किसी को इस वैक्सीन से एलर्जी है तो उसे हमें ये वैक्सीन नहीं देनी है। ठीक है, ये वैक्सीन भी लिक्विड फॉर्म में होती है, इसे वापस उसी तरीके से फॉलो करना है ओपन वॉइल पॉलिसी की तरह, और इसमें 10 डोसेज हम एक वैक्सीन के थ्रू 10 डोसेज हम दे सकते हैं। इसमें क्या क्या फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं, क्या हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को सेम सिरिंज में DPT के साथ मिक्स करके 1 इंजेक्शन बना के दे सकते हैं? तो नो, DPT एंड हेपेटाइटिस वैक्सीन दोनों सेपरेटली है, इन दोनों को हमें मिक्स करके एक सिरिंज में नहीं देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कौन सी एज हेपेटाइटिस वैक्सीन की है, मतलब कितनी एज तक हम उसको हेपेटाइटिस बी वैक्सीन दे सकते हैं? तो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को जो 1st, 2nd और 3rd डोज है उसको 1 ईयर एज तक दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यों बर्थ डोज होती है हेपेटाइटिस बी की उसको 24 घंटे के अंदर ही क्यों देना चाहिए? तो इसका आंसर ये है कि जो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है वो इफ़ेक्टिव होती है जब मतलब जो ट्रांसमिशन होता है हेपेटाइटिस बी ट्रांसमिशन का, उसे हम क्या कर सकते हैं 24 आवर्स में हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर कोई इन्फेक्शन हेपेटाइटिस बी का ट्रांसमिशन हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रिवेंट कर सकते हैं इसके थ्रू। इसलिए हमें विदिन 24 आवर्स में हमें हेपेटाइटिस बी वैक्सीन देनी ही है। नेक्स्ट है पेंटावैलेंट वैक्सीन क्या होता है? पेंटावैलेंट वैक्सीन जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है वैक्सीन के अंदर प्रोटेक्ट करता है 5 डिजीज़ से, इसलिए इसका नाम होता है पेंटावैलेंट। कौन कौन सी डिजीज़ है? जैसे कि डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटेनस, हेपेटाइटिस बी, इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी, और इसके साथ साथ निमोनिया एंड मेनिंजाइटिस। ठीक है, इसको हम जो मेनली कुछ सिलेक्टेड स्टेट्स हैं वहाँ पर हम फॉलो करते हैं। इसका जो डोज होता है वो 0.5 ml होता है और इंट्रामस्कुलर दिया जाता है एंट्रियोलैटरल एस्पेक्ट अपर थाइक पर। इस पर कौन कौन से टाइम है? 6 वीक, 10 वीक, 14 वीक्स ऑफ एज। इसमें कोई बूस्टर डोज नहीं दिया गया है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत। ये लिक्विड प्रिपरेशन है जिसमें 10 डोसेज होती हैं। ठीक है, इसके कुछ सीवियर रिएक्शन होते हैं जो मैंने ऑलरेडी डिफाइन करे हैं कि किस कंडीशन में हमको ये वैक्सीन नहीं देनी है। ठीक है, किन्हीं को एक्यूट टू सीवियर इलनेस होता है उनको ये एडमिनिस्टर नहीं करना है। ठीक है, अगर स्टार्टिंग जो इनिशियल मंथ होते हैं पेंटावैलेंट वैक्सीन्स के और
फर्स्ट जो वैक्सीन फर्स्ट डोज डीपीटी के दे दिए हैं तो उसको एडमिनिस्टर कर सकता है पेंटावलेंट वैक्सीन के थ्रू। ठीक है, जो पेंटावलेंट वैक्सीन है उन सभी को हम क्या कर सकते हैं, एक साथ जो इन 5 वैक्सीन है उसको एक साथ एक रूट के थ्रू हम उस वैक्सीन के थ्रू दे सकते हैं। इसके कुछ एडवर्स रिएक्शन जैसे रेडनेस है, स्वेलिंग है, पेन है, हो सकता है। इसका जो स्टोरिंग टेम्परेचर है 2 to 8 डिग्री सेल्सियस होता है और ओपन वायल पॉलिसीज को फॉलो करना है। नेक्स्ट है जापानीज एंसेफ्लाइटिस वैक्सीन। ये मल्टी डोज वायल वैक्सीन होती है, इसमें 5 डोसेज होती है। ठीक है, 2.5 ml इसमें कंटेन होता है फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन, जिसके थ्रू ये क्या होता है, प्रिजर्वेटिव के रूप में काम करता है। ठीक है, इससे हमें रिकंस्टिट्यूट नहीं करना है डाइल्यूट से। ठीक है, इसको मतलब इसका एक ट्रांसपेरेंट ऑरेंज रेड और लाइट पिंक कलर का लिक्विड होता है। ठीक है, और इसके अलावा इसको जो इसका फर्स्ट डोज होता है 9 मंथ पे लगता है और सेकंड डोज का 16 to 24 मंथ्स में लगता है। 0.5 ml डोज में सबक्यूटनस लेफ्ट अपर आर्म में लगता है। इसका जो एडवर्स रिएक्शन है नॉर्मली सिस्टेमिक रिएक्शंस आते हैं। ठीक है, और कॉन्ट्राइंडिकेशंस एंड प्रिकॉशंस के ये है कि हमें जो हाई फीवर है या फिर कोई मेडिकल कोई डिसऑर्डर है तो उन कंडीशन में हमको ये डोज नहीं देनी है। ठीक है, या इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी है किसी को। ठीक है, इससे रिलेटेड क्या क्या फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन की जाते हैं कि अगर बच्चा 16 to 24 मंथ्स की एज में है और इसे इम्यूनाइज्ड है जापानीज एंसेफ्लाइटिस वैक्सीन से उस तो हमें मतलब वापस उसको अगेन जेई उसको वापस अगर दे दी जाए तो क्या वो सही है, तो नो, ये एक ही इसका सिंगल डोज होता है, उसको रिपीट नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर बच्चा 2 साल से ऊपर है एज में और उसने रिसीव नहीं किया है जेई, तो क्या हम उसको वापस को वो जेई जापानीज एंसेफ्लाइटिस वैक्सीन दे सकते हैं? तो यस, हम उसको ये जापानीज एंसेफ्लाइटिस वैक्सीन दे सकते हैं टिल द एज ऑफ 15 ईयर्स तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल्ड चेन। कोल्ड चेन क्या होता है? कोल्ड चेन मतलब ये होता है कि जहाँ से वैक्सीन का मैन्युफैक्चर से लेके ट्रांसपोर्टिंग तक, जब तक वैक्सीन ट्रांसपोर्ट हो रही है तब तक उसका टेम्परेचर जितना पॉइंट ऑफ यूज़ होना चाहिए उतना है, उस टेम्परेचर को मेंटेन रख पाता है। ठीक है, इसमें क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं? पर्सनल मतलब जो वैक्सीन को स्टोर कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, वो मैनेज। ठीक है, इक्विपमेंट्स जो भी स्टोर हो रहा है वैक्सीन और ट्रांसपोर्ट के दौरान उसमें मॉनिटर करना है टेम्परेचर को। प्रोसीजर क्या इंश्योर करना है कि जो भी वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट या स्टोर करने के दौरान जो अप्रोप्रिएट टेम्परेचर करना है उन प्रोसीजर को फॉलो किया जाए। इनमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जिसके थ्रू ये कोल्ड चेन मेंटेन रहती है? तो फर्स्ट है वॉक इन फ्रीज़र। ये एक बिग इंस्टुलेटेड रूम्स के रूप में होता है। ठीक है, जिसके अंदर जो टेम्परेचर होता है वो 0 to -20 डिग्री सेल्सियस होता है और इसमें OPV स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा फ्रोजन आइस पैक्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा डीप फ्रीज़र होते हैं जो मेंटेन रखता है टेम्परेचर को -15 से -25 डिग्री सेल्सियस। इसके अंदर हम आइस पैक्स को बनाने का काम करते हैं। इसके अलावा ILR आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर होते हैं, इनका टेम्परेचर +2 to +8 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके लिए मेनली जो PSC लेवल पर हम जो वैक्सीन को स्टोर करते हैं वो ILR के थ्रू कर सकते हैं। ये टेम्परेचर को मेंटेन कर सकता है अगर इलेक्ट्रिसिटी फेल है या इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तब भी। ठीक है, इसके अलावा कोल्ड बॉक्सेस होते हैं, ये एक इंसुलेटेड बॉक्सेस होते हैं, 5 to 20 लीटर कैपेसिटी होती है उनकी। ये भी मेंटेन रख सकते हैं टेम्परेचर को +2 डिग्री से +8 डिग्री सेल्सियस। ये एक इमरजेंसी स्टोरेज होता है वैक्सीन्स का जिसमें आइस पैक्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा वैक्सीन करियर होते हैं जिसमें 4 आइस पैक्स पाए जाते हैं जो भी टेम्परेचर को मेंटेन रख रहे हैं +2 से +8 डिग्री सेल्सियस तक 12 घंटे तक, अगर से बार बार ओपन नहीं किया जाए तो। नेक्स्ट आइस पैक्स होते हैं जो कि एक प्लास्टिक कंटेनर होता है जिसके अंदर फिल्ड होता है वाटर और वो कम्प्लीटली आइस के रूप में पैक्ड रहते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट फ्रोजन होते हैं डीप फ्रीजर के अंदर और इन्हें प्लेस किया जाता है अगर कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स नहीं अवेलेबल है तो उनके अंदर उसको टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ये यूज़ किया जा सकता है। क्या क्या पॉइंट रिमेंबर रखने हैं, हमको याद रखने हैं कि हमें ऑप्टिमम जो टेम्परेचर है मेन वैक्सीन्स को मेंटेन करने का वो है +2 डिग्री सेल्सियस से +8 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि हमें जो डाइल्यूट्स हैं
वो भी सेम टेम्परेचर पे हम उसको स्टोर कर सकते हैं। ये आप डायग्राम देख सकते हैं कि इस तरीके के आपके कोल्ड चेन के अंदर ये यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, अब रिस्क क्या है कोल्ड चेन को फेलियर होने के लिए, कि जब हम मैन्युफैक्चर से लेकर वैक्सीनेशन साइट तक जाती है तब तक ये कोल्ड चेन फॉलो होनी चाहिए। अगर बीच में कुछ भी बैरियर या कुछ भी प्रॉब्लम आई तो ये इसकी वजह से वैक्सीन क्या हो सकती है, ख़राब हो सकती है। ठीक है, इन सबको हमें फॉलो करना है, कि हमें जो कंप्लीट जहाँ तक वैक्सीन साइट है वहाँ तक हम प्रॉपर तरीके से पहुँच सकें। ठीक है, कौन कौन सी थर्मो सेंसिटिविटी है वैक्सीन की, थर्मो मतलब हीट सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी है, तो वो BCG है, OPV, मिजल्स, DPT, BCG, DT, TT, हेपेटाइटिस बी और JE। ये वैक्सीन जो हैं वो हीट के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, मतलब सबसे ज़्यादा सेंसिटिव से लेके कम सेंसिटिव तक ये लिखा गया है कि जो BCG है वो सबसे ज़्यादा हीट सेंसिटिविटी है, मतलब उसको BCG मतलब हीट के अंदर अगर आ जाए तो वो तुरंत जल्दी से जल्दी ख़राब हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट जिसे बताया गया है कि वैक्सीन ऐसी कौन सी वैक्सीन है जो फ्रीजिंग मतलब जो फ्रीज है फेज अगर में रख दिया तो मोस्ट सेंसिटिव होती है, तो लेस सेंसिटिव। अगर हेपेटाइटिस बी है वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती है फ्रीजिंग से, फ्रीजिंग कंपोनेंट से, इसलिए फ्रीज हेपेटाइटिस बी, फिर DPT, DT एंड TT। इस तरीके से ये क्लासीफाई किया गया हीट के अकॉर्डिंग और फ्रीजिंग कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है ये वैक्सीन दी गई है। ठीक है, वैक्सीन वायल मॉनिटर। अब वैक्सीन वायल मॉनिटर एक तरीके का जो OPV हम यूज़ करते हैं उसमें एक बाहर की तरफ जो वायल के ऊपर लगा हुआ होता है। ठीक है, ये एक तरीके का हमें आइडेंटिफाई करता है, बताता है कि वैक्सीन अंदर जो है वो ठीक है या डिस्कार्डेड करने लायक है। ठीक है, जो वैक्सीन के बाहर की तरफ एक साइन बना हुआ होता है इसे हम वैक्सीन वायल मॉनिटर कहते हैं। ठीक है, इसमें एक इनर स्क्वायर है और एक बाहर आउटर सर्कल है। ठीक है, अगर ये दोनों जो बाहर वाला सर्कल है इनर स्क्वायर है वो लाइटर है आउटर सर्कल से तो वो ठीक है। ठीक है, सेकंड भी आपको दिख रहा है कि वो अगर थोड़ा लाइट हुआ है तब भी ठीक है, लेकिन अगर इनर स्क्वायर और आउटर सर्कल का कलर मैच हो रहा है तो वो वैक्सीन को डिस्कार्ड करना है और सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करना है। ठीक है, नेक्स्ट है इनर स्क्वायर का जो है इनर स्क्वायर डार्कर है देन आउटर सर्कल से, तो उसको वैक्सीन को यूज़ नहीं करना है और हमको इन्फॉर्म करना है। इस तरीके से वैक्सीन वायल मॉनिटर के थ्रू हम वैक्सीन को चेक कर सकते हैं। ठीक है, एक थर्मोमीटर आता है जिसके थ्रू हम मॉनिटर करते हैं, टेम्परेचर का रिकॉर्ड करते हैं जो इस प्रकार है। ठीक है, हमें उसको जो भी थर्मोमीटर है उसका स्टेम है उसे हमें अंदर रखना है, चैन इक्विपमेंट्स को चेक करना है टेम्परेचर को, इससे हमें पता चलता है कि सेंट्रली हमको अफेक्ट के कितना टेम्परेचर वैक्सीन का है। अगर ये ब्रेक हो जाए तो हमें इसे तुरंत रिमूव करना है। ठीक है, अब क्या क्या एडवर्स इवेंट आ सकते हैं इम्यूनाइजेशन के थ्रू, वैक्सीन रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, ये वैक्सीन रिएक्शन मतलब वैक्सीन की वजह से होने वाला कोई ना कोई एलर्जिक रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोग्राम एरर। प्रोग्राम एरर मतलब जो वैक्सीन प्रिपरेशन या हैंडलिंग या एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान अगर कोई ना कोई एरर आया है, जैसे कि बैक्टीरियल एब्सेस बना है क्योंकि हम इंजेक्शन जो लगाया है वो अनस्टेराइल तरीके से लगाया है, इस वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ तो वो कहलाता है प्रोग्राम एरर। कोइंसिडेंटल मतलब होता है कि ऐसा इवेंट जो इम्यूनाइजेशन के बाद हुआ है, ठीक है, बट वैक्सीन की वजह से नहीं हुआ है। जैसे कि किसी बच्चे को अपने आप ही कोई न्यूमोनिया हो गया है 4 डेज़ बाद और OPV लेने के बाद, लेकिन वो वैक्सीन की वजह से नहीं है, ओनली एक कोइंसिडेंट है। ठीक है, नेक्स्ट इंजेक्शन रिएक्शन मतलब इंजेक्शन की वजह से कुछ नहीं है बट उससे जो डर है ना, एंग्जाइटी है और पेन है इंजेक्शन का, उसकी वजह से जो रिएक्शन होता है उसे हम बोलते हैं इंजेक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट अननोन कि कोई रीज़न नहीं है, विदाउट एनी कोई रीज़न हमें आइडेंटिफाई हुए कोई रिएक्ट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है जो कॉमन वैक्सीन के रिएक्शन होते हैं वो सभी के पास होते हैं, जैसे पेन होना, स्वेलिंग होना, रेडनेस होना, फीवर आना, ये सब। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि कुछ समरी है कि कुछ ये सीरियस एडवर्स इफेक्ट्स पाए जाते हैं, जैसे BCG में जो स्किन है उधर एरिनाइटिस हो जाना या फिर कोई इन्फेक्शन हो जाना, हिप में कोई ऐसा कोई नोन नहीं है, हेपेटाइटिस बी में एनाफाइलिक्स रिएक्शन हो जाना, मिजल्स में फेब्राइल सीजर्स आना, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया या फिर एनाफाइलेक्सिस, OPV में पैरालाइटिक पोलियोमाइलाइटिस से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन हो गया है, टिटेनस से एब्सेस हो गया है, न्यूरोराइटिस हो गया है, DPT से इनकंसिबल स्क्रीमिंग, घबराहट हो गई है, सीजर आ गए हैं, हाइपो रिस्पॉन्सिव एपिसोड हो रहे हैं, ये शॉक में हो सकता है, जापानीज एंसेफेलाइटिस से एलर्जिक रिएक्शन होता है, न्यूरोलॉजिकल इवेंट होता है। ये बहुत ज़्यादा संख्या से कुछ एक या दो में पाया जा सकता है। ठीक है,
ये रिएक्शन सभी में नहीं होता है, बहुत कम लोगों में, बच्चों में दिखाई देता है। ठीक है, अब रीज़न क्या है कि लो इम्यूनाइजेशन कवरेज हो रहा है, तो इसका रीज़न क्या है कि फेल हो रहा है कि हम कंप्लीट जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है कंप्लीट तब सब जगह साइट पे नहीं पहुंच पा रहा है। ड्रॉप आउट हुए मतलब जो फर्स्ट वैक्सीन लेने के बाद सेकेंड रिटर्न नहीं है, सब्सिक्वेंट डोसेज लेने के लिए बच्चा वापस अगेन PHCH सब सेंटर पे वो अगेन नहीं आ रहा है। ठीक है, अनरिच्ड पॉपुलेशन प्रॉपर तरीके से वो जो कैंपेन है सब जगह पॉपुलेशन तक नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक है, और जोग्राफिकल असेस प्रॉपर तरीके से वहाँ पर जो हेल्थ सेंटर्स हैं वो प्रॉपर अवेलेबल ना होने की वजह से जोग्राफिकल तक प्रॉपर नहीं पहुंच पा रहा है। रेजिस्टेंट पॉपुलेशन कुछ फैमिली को नहीं बिलीव करती है इम्यूनाइजेशन सर्विसेज को लेकर, इसलिए वो नहीं जाती है इम्यूनाइजेशन के लिए। मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़, कुछ जो चिल्ड्रन है वो विजिट ही नहीं कर पाते हैं हेल्थ सेंटर पे कि हम उसको प्रॉपर तरीके से इम्यूनाइज कर सकें। ठीक है, अब नेक्स्ट है कैलकुलेशन द बेनिफिशरीज पर मंथ फॉर ईच वैक्सीन। हमें कैलकुलेट करनी है कि पर मंथ कि हर बच्चे को हर मंथ किस तरह वैक्सीन देनी है। तो हमें पहले देखना है कि टीटी की वैक्सीन कितनी डोसेज होनी चाहिए, कितनी हमें डोज हमें चाहिए मंथली। ठीक है, तो हमें जैसे कि एग्जांपल है कि एक हमें टारगेट लेके चलना है कि एक विलेज में कि एक इन्फेंट और एक प्रेग्नेंट वुमेन है। ठीक है, अब इस बेनिफिशरीज़ के अकॉर्डिंग हमने आइडेंटिफाई किया कि टीटी के में 2 डोसेस चाहिए जैसे प्रेग्नेंट वुमेन को लगने वाला है। ठीक है, BCG को हमें 1 डोज चाहिए क्योंकि इन्फेंट को लगने वाला है। DPT की 5 डोसेज चाहिए क्योंकि इन्फेंट 1 ईयर तक है तो उसको लगना है। OPV की 4 डोसेज चाहिए। हेपेटाइटिस B की 3 डोसेज चाहिए। मिजल्स की 2 डोसेज और जापानीज एन्सेफेलाइटिस की 1 डोज चाहिए। इनके साथ इंजेक्शंस भी कितने चाहिए वो भी हमने ब्रैकेट्स में लिखे हुए हैं। ये 1 मंथ का प्रोग्राम है और ओनली 1 इन्फेंट और 1 प्रेग्नेंट के लिए हमने एग्जांपल दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि टोटल हमें 14 इंजेक्शन रिक्वायर्ड है। एक टारगेट कौन सा ग्रुप है, एक इन्फेंट के लिए पर मंथ। ठीक है, तो इसको हमें चेक करने के लिए कैलकुलेट किया जाता है जैसे कि TT, BCG, DPT, हेपेटाइटिस B है इक्वल टू बेनिफिशरीज पर मंथ। मतलब टोटल हम मान सकते हैं कि इन्फेंट कितने आ सकते हैं, उसको 10 से डिवाइड करना है इंटू 1.33। इस तरीके से हम वैक्सीन्स को टोटल हम निकाल सकते हैं कि पर मंथ हमें कितनी वैक्सीन्स की ज़रूरत है। जितने भी हमें बेनिफिशरीज हमें पता चल रहा है कि पर मंथ हमारे इतने बेनिफिशरीज आएंगे तो उनको इस अकॉर्डिंग हमें पर वाइल हम उसको इवैल्यूएट कर सकते हैं। ठीक है, ये आप देख लीजिए कि किस तरीके से एक बार उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है, क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है इंजेक्शन सेफ्टी एंड डिस्पोजल। जो इंजेक्शन को कैसे सेफ और कैसे डिस्पोज करना है उसका तरीका है कि हमें प्रॉपर तरीके से हब को कट करना है। ठीक है, उसको फिर डिस्पोज करना है। वाइल को ब्रोकन और एम्पुल जो ब्रोकन है वो इसमें डिस्पोज करना है, और प्लास्टिक पार्ट जो सिरिंज का है उसको किस तरीके से करना है, और निडल कैप्स एंड रैपर्स को अलग तरीके से डिस्पोज करना है। ठीक है, इस अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं हम, जो भी डिस्पोज किया है उसको 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन में 30 मिनट तक रखना है डिसइंफेक्ट करने के लिए। फिर जो डिस्पोज करना है सेफ्टी पिट पे रिसाइकल कर सकते हैं या फिर म्यूनिसिपल वेस्ट में डिस्पोज करना है जो रिमेनिंग पार्ट है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये सेफ डिस्पोजल किस तरीके से करना है ये बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में आपको बता दिया गया है। आप अच्छे से आप इसको समझ में आ गया होगा, आप इसे देखिए, समझिए और याद कीजिए। जो मेन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में बन सकते हैं वो टेम्परेचर से रिलेटेड है और कैसे वैक्सीन का रूट है, डोज है और कितने टाइम पे दी जाती है, ये सब आपको देखना है। और इसके अलावा वाइवा से रिलेटेड जो क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन है वो आपको मैंने समझा दिए हैं। आप एक बार इस वीडियो को जरूर वॉच कीजिए, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।